दोस्तों आज हम IRPW का चैप्टर नंबर 2 ट्रैक स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है ये आज हम लोग जरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरा 201। ये बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस, कितने टाइप की लाइंस है उसके बारे में बात करता है। हम सभी जानते हैं इंडियन रेलवेज में अब तक जो है 6 टाइप के लाइंस हुआ करती थी क्लासिफिकेशन, लेकिन अब जो है वो करेक्शन स्लिप नंबर 6 के हिसाब से अब सिर्फ 4 ही ग्रुप रह चुके हैं। ग्रुप ए स्पीड अप टू 160 kmph, ग्रुप बी स्पीड अप टू 130 kmph, ग्रुप सी सबर्बन सेक्शन ऑफ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ग्रुप सी रूट के बारे में खास करके मैं कहूंगा कि ग्रुप सी रूट इट इज नॉट ओनली सबर्बन सेक्शंस। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि सबर्बन सेक्शन है ग्रुप सी, नहीं सबर्बन सेक्शन है, लेकिन कहाँ सिर्फ मैनुअल स्पेसिफाई करा ओनली मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। इसके अलावा कहीं पर अगर सबर्बन सेक्शन होगा तो उसके बारे में ये बात नहीं करता। ग्रुप डी हमारा जो है स्पीड अप टू 110 kmph, यहाँ पे मेन चेंज हुआ है। मेन चेंज जो हुआ है पूरा वो यहीं पर हुआ है। इसके पहले ग्रुप डी स्पेशल और ग्रुप ई इस तरीके के रूट हुआ करते थे, लेकिन अब हमारा मैनुअल क्या कहता है, अब हमारा मैनुअल कहता है कि स्पीड अप टू 110 kmph जो है वो ग्रुप डी है। और बिल्कुल वो क्लियर कह रहा है कि ग्रुप डी स्पेशल और ग्रुप ई जहां पर भी कहीं लिखा होगा, अब ये इसे खत्म कर दिया, ग्रुप डी स्पेशल और ग्रुप ई इसे खत्म कर दिया। तो मैनुअल कह रहा है कि जहां पर मैनुअल में आपको ग्रुप डी स्पेशल या ई मिलेगा उसे क्या करना है, रेड एज ग्रुप डी ओनली, उसको ग्रुप डी ही समझा जाएगा। यानी कि 4 ही रूट अब है। ठीक है, इसके साथ ही हम जो है नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पैरा हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम जरा देख लेते हैं। ट्रैक स्ट्रक्चर के बारे में क्या है। ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन फॉर स्पीड बियॉन्ड 110 kmph एंड अप टू 160 kmph ऑन इंडियन रेलवे रूट इज एज अंडर। यानी कि यहाँ जो ट्रैक स्ट्रक्चर की बात आ रही है इसके लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पीड मोर देन 110 kmph एंड अप टू 160 kmph, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रुप बी और ग्रुप ए रूट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यानी कि आजकल जो मॉडर्न ट्रैक हमारा है इसमें ग्रुप बी और ग्रुप ए के बारे में ये बात हो रही है। जैसा हम देखते हैं स्पीड की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहा है, स्पीड अबो 110 kmph अप टू 130 kmph। यानी 110 kmph तक तो मैनुअल जैसे अभी हमने देखा ग्रुप भी कहलाता है वो, तो उसके ऊपर और अप टू 130 kmph तो वो तो आपका होगा, ये हो गया आपका ग्रुप बी रूट। और दूसरा स्पीड अबव 130 kmph एंड अप टू 160 kmph, तो ये हमारा हो गया ग्रुप ए रूट। तो इसे ऐसा कह सकते हैं कि जो पहला यहाँ पे जो रूट दिखाया जा रहा है ये है हमारा ग्रुप बी रूट, और दूसरा वाला है जो है ये हमारा ग्रुप ए रूट है। ठीक है, हम जरा देख लेते हैं इसको भी। क्या कहता है कि अगर ग्रुप बी रूट है तो इसके अंदर रेल सेक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम रेल सेक्शन ग्रुप ए रूट के अंदर क्या हो, इट शुड बी 60 kg 90 UTS रेल। यानी कि रेल का सेक्शन मिनिमम 60 kg का हो और 90 UTS की रेल हो। ग्रुप ए रूट में भी यही है, 60 kg 90 UTS की रेल। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्लीपर और स्लीपर डेंसिटी के बारे में बात करता है। तो स्लीपर कौन सी हो, स्लीपर डेंसिटी क्या हो, स्लीपर कौन सी हो, स्लीपर डेंसिटी क्या हो। तो स्लीपर तो दोनों जगह कह रहा है PSC स्लीपर, दोनों जगह कह रहा है PSC स्लीपर। एंड मिनिमम स्लीपर डेंसिटी ग्रुप बी में कहता है 1660, बट ग्रुप ए के अंदर 1660 के साथ में एक एस्ट्रिक मार्क, स्टार मार्क किया है। यहाँ पर एक स्टार मार्क किया है। ये स्टार मार्क का मतलब क्या है ये हमें जरा देखना है। स्टार मार्क या नीचे ही नोट में दे दिया गया है जो स्टार मार्क का मतलब क्या है। स्टार मार्क का मतलब ये है कि आपके ग्रुप ए रूट में वाइडर एंड हेवियर PSC स्लीपर शाल बी यूज ड्यूरिंग रिन्यूअल। यानी कि ए और बी दोनों के अंदर आप अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, PSC। ठीक है, दोनों PSC है। दूसरा क्या लिखा है 1660, ये भी 1660 है।
लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा वाइडर स्लीपर हेवियर स्लीपर नहीं कहा, यहाँ पर कहा है कि वाइडर एंड हेवियर पीएससी स्लीपर शैल बी यूज्ड ड्यूरिंग रिन्यूअल। तो आज की तारीख में हमारे पास वाइडर और हेवियर पीएससी स्लीपर के लिए दोस्तों कौन सा स्लीपर है, तो वो है हमारा RT8527 स्लीपर। RT8527 स्लीपर जिसका वेट करीब करीब, जहां हमारा RT2496 RT7008 स्लीपर हमारी होती है वेट करीब 267 केजी का होता है, वहां पर RT8527 जो है 332 केजी का इसका वेट है। इसी के साथ में इनके डायमेंशंस भी अलग है। मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, कि आपका जो है RT2496 का समझो ये स्लीपर है। सपोज ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, से दिस इज RT2496 का स्लीपर। तो बात करते हैं अगर हम लोग रेल सीट की, अगर हम बात करें रेल सीट की, तो रेल सीट पे जो है यहाँ पर विड्थ ऑफ स्लीपर, स्लीपर की जो चौड़ाई, इट इज 150 mm, 150 mm है। किसकी? RT2496 में अंदर लिख देता हूँ 2496, ये जो है ये स्लीपर के बारे में बात कर रहे हैं। उसी की जगह पर अगर हम RT8527 की बात करें, मैं इसके अंदर ही जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऑफ कलर करके बता देता हूँ। RT8527 की अगर मैं बात करूं, तो RT8527 जो है इट इज वाइडर, रिलेटिवली वाइडर। अब RT8527 का जो है यहाँ पे मार्किंग में अलग कर रहा हूँ ऊपर रेड कलर से, ठीक है। तो RT8527 का वेट का कितना है? 8527 का विड्थ है यहाँ पे 210 mm। तो जो मैनुअल हमारा यहाँ पर कह रहा है कि वाइडर एंड हेवियर, तो विड्थ तो देख लीजिए 2496 का 150 है और 8527 का 210, तो ये वाला वाइडर होगा। साथ में वजन की भी बात कर दी, ये 267 केजी है, और जो है दूसरा हमने जो बनाया अभी 8527 दैट इज 332 केजी। तो RT8527 स्लीपर है, हमको यूज करना है। ये इंडियन रेलवेज में बहुत ही पॉपुलर अभी आजकल जो लेटेस्ट यही स्लीपर आ रही, सबसे लेटेस्ट स्लीपर है। मेरी एक वीडियो है, आप जो है वाइडर स्लीपर क्यों लगाई जाती है भारतीय रेल में, उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इसके बारे में फर्दर डिटेल्स, सारा अच्छे से कंपैरिजन वहां पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बलास्ट क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। बलास्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे हम बात करें, तो बलास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल 300 mm चाहिए बलास्ट क्वेश्चन ग्रुप बी रूट में, जिसमें से मिनिमम 150 mm शुड बी क्लीन। ठीक है, कितना चाहिए? 300 टोटल चाहिए क्वेश्चन, जिसमें से 150 mm हमारा क्लियर हो। और ए रूट में कह रहा है टोटल 350 चाहिए, जिसमें से 150 mm क्लियर हो। अब क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये भी जरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते। से दिस इज माई स्लीपर, और यहाँ पर जो है हमारा समझो फॉर्मेशन का लाइन है, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे जो है बलास्ट हमने डाल दिए हैं, से आई एम ड्रॉइंग दिस डॉट्स, समझो ये हमारी बलास्ट है। तो हम सब जानते हैं कि बलास्ट हम जब डालते हैं, whenever we put our ballast, तो होता क्या है कि ऊपर की तरफ तो है वाइट्स वगैरह होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पल्वराइज होती है तो नीचे नीचे की तरफ वो बिल्कुल सेटल हो जाता है, केकिंग हो जाती है। तो इसके अंदर दो पार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर दो पार्ट हो जाता है। पहला पार्ट तो वो है जिसके अंदर ज्यादा वाइट नहीं है, क्लीन जिसे हम कहते हैं, और दूसरा नीचे वाला है ये केक्ड अप है। तो ऊपर वाले को मैं लिख देता हूँ क्लीन, ठीक है, और उसके नीचे है केक्ड अप, केक्ड अप, इसे समझाने के लिए लिखा है मैंने। और जो टोटल बलास्ट की हम जो बात कर रहे हैं, तो टोटल बलास्ट स्लीपर के बॉटम से लेके यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी आपकी कंप्लीट या टोटल बलास्ट, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि ग्रुप बी रूट में दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम 300, आउट ऑफ विच 150 mm शुड बी अवेलेबल एट एनी टाइम, यानी कि कम से कम 150 mm अवेलेबल होना चाहिए। इसी की तरह अगर ग्रुप ए रूट की अगर हम बात करें, तो ग्रुप ए रूट में क्या कहा जा रहा है? ग्रुप ए रूट में कह रहा है कि यहाँ पर टोटल 350 हो, जिसमें से मिनिमम क्लीन जो है हमें कितना मिले? मिनिमम क्लीन हमें मिले 150 mm।
ये 150 mm के पीछे का लॉजिक हम जानते हैं, फिर भी मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 150 mm के पीछे एक ही लॉजिक है। क्या लॉजिक है 150 mm के पीछे? हमारा जो है पीएससी स्लीपर जो होता है, पीएससी स्लीपर वाला जो ट्रैक होता है, इट इज मेन फॉर मैकेनाइज मेंटेनेंस। और हमारे मशीन के जो टैंपिंग टूल्स को इंसर्ट होने के लिए मिनिमम 150 mm चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि मिनिमम 150 mm हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्नआउट के बारे में अगर बात करेंगे तो स्विच और क्रॉसिंग के बारे में यहाँ उन्होंने कुछ मेंशन किया है। स्विच के बारे में कहा जा रहा है कि थिक वेव स्विच ऑन ऑल टर्नआउट्स, यहाँ दोनों जगह पे सेम है। थिक वेव स्विच हम सभी जानते हैं, थिक वेव स्विच की जो है टंगरेल की जो विड्थ थिकनेस होती है 50 mm होती है, whereas हमारी नॉर्मल जो टंगरेल वगैरह होती है वो मशीनिंग करके काफी पतली हो जाती है, तो उनके जो है टूटने के चांसेस हाई स्पीड पे बढ़ जाते हैं। इसके लिए थिक वेव स्विचेस हमें यूज करना है सारे टर्नआउट में, जहां पर से भी ये ग्रुप ए ग्रुप बी के मेन लाइन पास हो रही है। ओवर राइडिंग स्विच यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है। ओवर राइडिंग स्विच अगर कहीं है तो उसे निकालकर थिक वेब स्विच हमें यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्रॉसिंग के बारे में। तो क्रॉसिंग कौन सी हो टर्नआउट में? तो यहाँ तो सीएमएस क्रॉसिंग है, सीएमएस यानी कास्ट मैग्नीज स्टील, हम सब जानते हैं। लेकिन ग्रुप ए रूट में कहा जा रहा है वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग। ग्रुप बी रूट में कह रहे हैं कि सीएमएस क्रॉसिंग, ग्रुप ए रूट में वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग की बात हो रही है। नाउ व्हाट इज सीएमएस क्रॉसिंग एंड वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग, जरा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई टू मेक क्रॉसिंग। पहले सीएमएस क्रॉसिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक अ क्रॉसिंग, सीएमएस क्रॉसिंग। ये देख लेने के बाद में मैं आपको वेल्डेबल बताऊंगा। थोड़ा कच्चा पक्का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये समझो हमारी सीएमएस क्रॉसिंग है, ये जो हमारी सीएमएस क्रॉसिंग है, सॉरी, तो इसके अंदर ये तो वन पीस में कास्टेड है, ये तो हम जानते हैं, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो जंक्शन है, यहाँ पर हमारी रेलें आके जुड़ती है। आगे का पोर्शन हमारा कहलाता है टो पोर्शन, टो ऑफ क्रॉसिंग, और पीछे का पोर्शन कहलाता है हील ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, तो व्हील पे और टो पे हमको आके रेलों को जोड़ना होता है। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ये समझना आसान हो जाए कि यहाँ पर जो है हमारी रेलें आके, रेलों को आके जुड़ना होता है। मे बी सम अप्रोक्सीमेशन, बट कॉन्सेप्ट समझना है हमें बस। ठीक है, तो आगे का पोर्शन कहलाता है क्रॉसिंग का टो पोर्शन, टो ऑफ क्रॉसिंग, जिसको टीओसी भी बोलते हैं। और पीछे का हिस्सा कहलाता है हील ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर टर्नआउट में आप देख रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो जॉइंट हमारी होती है, इसको मशीन जॉइंट रखना होता है। हमारा मैनुअल क्या कहता है कि जॉइंट किस तरीके की हो? द जॉइंट शुड बी मशीन जॉइंट। जॉइंट यानी कि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर मशीन जॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई गैप ना दिया जाए, यहाँ पर कोई गैप ना दिया जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम ये गैप नहीं देना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? पट्टियां बांधनी पड़ती है। हमें पट्टियां बांधनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्या है, क्या पट्टियां आपने बांधा, या दैट मीन्स वी आर टाइंग फिश प्लेट। तो मैं यहाँ पे फिश प्लेट लगा देता हूँ, जस्ट एक स्कीमेटिक। सपोज यहाँ पर हमारी फिश प्लेट लगी, इस जॉइंट पर भी फिश प्लेट लगी। जॉइंट का गैप शुड बी जीरो, मशीन बोला तो गैप शुड बी जीरो, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमारा होता है। नो, क्योंकि गाड़ियां जब चलती है, हाई स्पीड में चलती है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है। इस जंक्शन पे, इस जगह पर क्या होता है? वाइब्रेशन होता है इन जगहों पर।
तो जगह वाइब्रेशन होने की वजह से हमने जो ये गैप दिया होता है, ये गैप हमारा जो है, ये गैप हमारा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ पे फिर पट्टियां टूटने का डर, बोल्ट टूटने का मेंटेनेंस जरा मुश्किल हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जितनी ज्यादा स्पीड है उतनी ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है, तो हमें चाहिए कि यहाँ पर वेल्डिंग कर दी जाए। बट देर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ की जो ये हमारी जो ये जो रेलें हैं ये दोनों तरफ की, ये ये रेलों का जो है केमिकल कंपोजिशन और जो हमारी सीएमएस क्रॉसिंग का केमिकल कंपोजिशन, दैट इज डिफरेंट। इनकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सीएमएस क्रॉसिंग इज रिलेटिवली हार्डर, मैग्नीज कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है, हार्डनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ जाया करती है। इस वजह से इन दोनों का वेल्ड करना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज। ऑल्दो बोथ आर फेरस आयन लोहा है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है, प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वजह से हम जो है यहाँ पर पट्टियां बांध देते हैं और गाड़ियां पास करते हैं। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ग्रुप ए रूट में वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग यूज करें। अब वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग के पीछे का लॉजिक क्या है? वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग के पीछे का लॉजिक ये है कि भाई आपकी जो है सीएमएस क्रॉसिंग के पास का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये वाला पोर्शन, इसकी मेटलर्जी दोनों की अलग है। तो वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग में इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग रेल ओवर हियर, इसके आर्म्स की लेंथ बढ़ा दी जाती है। आर्म्स की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर ज्वाइन करना, यहाँ पर ज्वाइन करने की जगह पे करते क्या है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि हमारी जो रेल होती है सीएमएस क्रॉसिंग की, वो थोड़ी सी लंबी होती है। क्या होती है? वो लंबी होती है। ठीक है, तो उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। तो अब वेल्डिंग जो होगी, अब वो धीरे धीरे इसे ट्रांजिशन किया जाता है। अब जॉइंट जहां पे नहीं आएगा, जहां पर अभी जॉइंट था यहाँ पर जॉइंट नहीं होगा, बल्कि जॉइंट थोड़ा सा आगे होगा। तो से ये हमारी सीएमएस क्रॉसिंग वन पीस में यहां तक आ गई, ये यहां तक हमारी सीएमएस क्रॉसिंग आ गई। ठीक है, इनकी लंबाई बढ़ा दी गई है। जो इनका जो मेटलर्जिकल डिफरेंस था, जो प्रॉपर्टीज का डिफरेंस था, इसको इन्होंने स्मूथली सीएमएस से ट्रांजिशन किया। और इस एंड में उसी तरीके की ही बिल्कुल प्रॉपर्टी है रेलों की, जैसी हमारी साधारण रेलों में होती है। अब यहाँ पर आके क्या करते हैं? यहाँ पर आने के बाद में हम जो है इस जगह पर आके रेलों को जोड़ते हैं। इस जगह पे आके हमारी जो रेलें हैं जुड़ेगी, और दोनों तरफ मैं बता देता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेल्डिंग कर दी जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू वेल्ड इट, वी आर गोइंग टू वेल्ड इट नाउ। से दिस पोर्शन वी हैव वेल्डेड, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया, यहाँ वेल्डिंग कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर दिया? हमने वेल्डिंग कर दिया। ठीक है, तो फर्क क्या है? सीएमएस क्रॉसिंग की जब लंबाई अगर हम बात करें, तो सीएमएस क्रॉसिंग की लंबाई इधर तक थी। ये आपकी कौन सी क्रॉसिंग थी? सीएमएस क्रॉसिंग, शॉर्टकट में लिख रहे हैं जरा। एंड वेराज इफ वी कंपेयर वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफ रेले होती है। तो इसे कहते हैं वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग। तो ये फर्क है। तो क्या कहा जा रहा है कि ग्रुप बी रूट में सीएमएस क्रॉसिंग चल जाएगी, लेकिन ग्रुप ए रूट में वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग हमें यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एसईजे के बारे में। तो एसईजे हमारा जो टू गैप एसईजे आजकल आ रहा है, इम्प्रूव टाइप एसईजे, इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। वो हमें यूज करना है, जिसके अंदर दो तरफ से टंगरेली हुआ करती है। वो इम्प्रूव टाइप एसईजे हमें यूज करना है, ग्रुप बी और ग्रुप ए दोनों तरफ। जहां हमारा गर्डर ब्रिज है, यानी ब्रिज स्लीपर जहां पर लगती है गर्डर ब्रिजों पर, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि एच बीम अभी तक क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? अब तक हमारे पास चैनल स्लीपर यूज हो रहा है कि नहीं? आमतौर पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ब्रिज पे क्या यूज होता है? चैनल स्लीपर, चैनल स्लीपर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चैनल स्लीपर ना यूज करते हुए हमें यूज करना है एच बीम और कॉम्पोजिट स्लीपर। इसके बारे में भी एच बीम और जो है आपका जो एच बीम कॉम्पोजिट स्लीपर तो नहीं, एच बीम के बारे में मैंने जो है जीरो रेस्ट्रेंट फास्टनिंग करके मेरी एक वीडियो है, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, चैनल स्लीपर को कंपेयर किया है एच बीम से, व्हाट आर द एडवांटेजेस उसके अंदर मेंशन किया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इतना समझ लें कि चैनल स्लीपर अब यूज नहीं किए जाएंगे, और उनकी जगह पे एच बीम स्लीपर यूज किए जाएंगे या कॉम्पोजिट स्लीपर यूज किए जाएंगे।
नेक्स्ट बात आती है हमारी लेवल क्रॉसिंग की। तो लेवल क्रॉसिंग में क्या कहा जा रहा है, ग्रुप बी रूट में तो लेवल क्रॉसिंग शुड बी इंटरलॉक, यानी सिग्नल से कनेक्टेड हो, बूम्स वगैरह जो भी है। एंड ग्रुप ए में कहते हैं कि वी डोंट रिक्वायर लेवल क्रॉसिंग, नो लेवल क्रॉसिंग, वॉट एवर लेवल क्रॉसिंग्स आर देयर दे शुड बी एलिमिनेटेड। सारे के सारे लेवल क्रॉसिंग को क्या करना है, निकाल देना है। एंड जो है इसके बाद जो है आती है बात फेंसिंग की, विच इज नॉट सीन, अभी इंडियन रेलवे में पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट ये जो है अच्छी चीज है कि मे बी इन फ्यूचर हो। फेंसिंग ऑल अलोंग द ट्रैक, ग्रुप बी रूट हो ग्रुप ए रूट, ऑल अलोंग द ट्रैक फेंसिंग हो। इफ दिस हैपेंस तो ट्रेसपासिंग नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, इसके अंदर पैरा 202 के अंदर यहाँ बात हो रही है हमारे कर्व्स के बारे में, बात हो रही है कर्व्स के बारे में। क्या कहा जा रहा है, जरा एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। All the curves shall be suitably realigned and proper transition length shall be provided. सारे कर्व्स को क्या किया जाए, suitably realign किया जाए and proper transition length should be provided. जहां तक पॉसिबल हो, जहां कहीं भी पॉसिबल हो, मैक्सिमम कैंट ऑफ 185 mm कैन बी प्रोवाइडेड इन द सेक्शन, मैक्सिमम कैंट ऑफ 185 mm। पहले हमारा कैंट कितना था मैक्सिमम, ये करेक्शन स्लिप आने के पहले, करेक्शन स्लिप आने के पहले के जो है कर्व का जो चैप्टर में जो रिवीजन हुआ, करेक्शन हुआ, इसके पहले मैक्सिमम कैंट यूज टू बी, अर्लियर इट यूज टू बी 165 mm, विच इज नाउ चेंज। अब मैक्सिमम कैंट कितना है, 185 mm। ये सब हमें पता होना चाहिए कि कब क्या करेक्शन हुआ, क्या है क्या नहीं। तो 165 mm खत्म हो चुका है, अब 185 mm है। तो क्या कहा जा रहा है कि जहां पर भी पॉसिबल होगा, मैक्सिमम परमिसिबल कैंट ऑफ 185 mm कैन बी प्रोवाइडेड इन द सेक्शन सो दैट स्पीड पोटेंशियल ऑन कर्व्स इज फुली एक्सप्लॉइटेड, ताकि कर्व पे मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी लेके जाया जा सके। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स, कुछ कंस्ट्रेंट्स है क्या, हाउएवर दिस शैल बी सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ मैक्सिमम कैंट एक्सेस फॉर द स्लोएस्ट मूविंग ट्रेन। उस सेक्शन में देखिए कैंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम स्पीड के, गाड़ियों की स्पीड के हिसाब से, जितना ज्यादा गाड़ी की स्पीड उतना ज्यादा कैंट आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है मिक्स ट्रैफिक का कल्चर है, यानी कि सेम ट्रैक पर हम देखेंगे तो उसी ट्रैक के ऊपर हमारा गुड्स ट्रेन भी है, गुड्स ट्रेन भी उसी पे चल रही है। सेम ट्रैक एक्सप्रेस ट्रेन आर ऑल्सो देयर, एक्सप्रेस ट्रेन, इसी ट्रैक के ऊपर आपके पैसेंजर ट्रेन भी है, और इसी ट्रैक के ऊपर सम प्लेसेस लोकल ट्रेन, यानी ईएमयू वगैरह, लोकल ट्रेन, सबर्बन ट्रेन। हाँ, करीब करीब ये 3-4 कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये सारी की सारी गाड़ियां जो है एक ही ट्रैक पर चलती, गुड्स भी उसी पर चल रही है, एक्सप्रेस भी उसी पर चल रही है, पैसेंजर भी चल रही है, और आपकी लोकल ट्रेन भी उसी ट्रैक पर चल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रुप बी और ग्रुप ए रूट की, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो बात हो रही है वो बात हो रही है हमारे एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो हाई स्पीड में जा रही है। तो कैंट उसके हिसाब से जब हम देंगे, जब हम कैंट उसके हिसाब से देंगे, हमारी स्लोएस्ट मूविंग ट्रेन कौन सी है, गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन हमारी सबसे धीमे चलने वाली ट्रेन, इतनी कैटेगरी में गुड्स ट्रेन हमारी जो है इट इज स्लोएस्ट मूविंग ट्रेन। तो क्या होगा कि आप जब मैक्सिमम कैंट एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से देंगे तो गुड्स ट्रेन के लिए जो है वो कैंट ज्यादा हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते, मान के चलते अगर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए से अगर हमें कहीं कैंट चाहिए 150, कितना चाहिए, से वी वांट अ कैंट ऑफ से 150, हाँ एक्सप्रेस ट्रेन के लिए समझो हमें चाहिए 150 mm, 150, और से उसी वहां पर गुड्स ट्रेन को चलाने के लिए मान के चलो चाहिए 80 mm, 80 mm। ठीक है, तो कहाँ 80 कहाँ 150, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, चाहिए था, गुड्स ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जब स्लोएस्ट मूविंग ट्रेन की यहाँ बात हो रही है ना, स्लोएस्ट मूविंग ट्रेन, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्लोएस्ट मूविंग ट्रेन की बात कर रहे हैं। जब स्लोएस्ट मूविंग ट्रेन 80 के एमपीएच, 80 का कैंट मांगती है, एक्सप्रेस ट्रेन मान के चलो 150 का मांग रही है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा कैंट एक्सेस, कैंट एक्सेस दैट इज 150 माइनस 80, यहाँ पे आ गया से 70 mm।
तो ये ध्यान देना है कि भाई मैक्सिमम कैंट एक्सेस एक्सीड तो ना हो जाए, नहीं तो नहीं हो रहा। ये जरा हमें एक बार चेक कर लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात हो गई। आगे बढ़ता हूँ। दिस विल रिक्वायर सर्वे ऑफ ईच कर्व इंक्लूडिंग फिक्स्ड इंस्टॉलेशन एंड देयर आफ्टर रीअलाइनमेंट शुड बी टेकन कीपिंग ऑल द कंस्ट्रेंट इन व्यू। यहाँ पर अभी देखिए एक प्रॉब्लम क्या है, कैंट बढ़ाने से प्रॉब्लम क्या हो जाती है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात हो रही है यहाँ, जो मैनुअल हमारा हमें कहना चाह रहा है उसको जरा समझ लेते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन। से दिस इज माई रेलवे लाइन का बेस, सपोज दिस इज रेलवे लाइन। आपको यहाँ पे कुछ स्लीपर वगैरह में बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक सिंगल लाइन बना के एक्सप्लेन करेंगे ताकि समझने में इजी हो जाए। से इस तरीके का कुछ हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर है। ओके, और यहाँ पर यहीं पर हमारा ओएचई इंस्टॉलेशन वगैरह भी होता है ना ऊपर। ठीक है, मैं परमानेंट स्ट्रक्चर में ओएचई इंस्टॉलेशन भी हो सकता है, एंड से देयर कैन बी सम बिल्डिंग्स वगैरह, कुछ भी हो सकता है। कोई स्ट्रक्चर वगैरह टेम्पररी या परमानेंट नेचर का हो, एनीथिंग कैन बी देयर। ठीक है, अब ये तो मैं स्ट्रेट ट्रैक की बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने डायग्राम अभी सामने बनाया है ये स्ट्रेट ट्रैक की बात कर रहा हूँ। से स्ट्रेट ट्रैक में अगर हम बात करें तो गाड़ी चलती है इस तरीके से। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्लियरेंस होता है। इनके बीच में इंस्टॉलेशन से जो कुछ क्लियरेंस होता है, इस तरफ भी और इसे इस तरफ भी। ठीक, अब जैसे मेरी गाड़ियों का कर्वेचर है, से मेरा कर्वेचर समथिंग लाइक दिस, जस्ट मिनट, इस तरीके का है। तो जाहिर सी बात है ये तरफ आउटर हो जाएगा और ये इनर हो जाएगा। मुझे कैंट बढ़ाना है। अब मैं क्या करूंगा, इसका कैंट कैसे बढ़ेगा। ये जो मेरी स्लीपर होगी इसको थोड़ा सा हम उठा देते, इतना तो हम जानते हैं। इसको हमने जब उठाया, जब इसको हमने उठाया तो इसी के कम साथ में हमारा जो है ये व्हीकल भी थोड़ा सा स्वे होने लगता है। व्हीकल भी थोड़ा सा झुक जाता है। तो ये जो क्लियरेंस है, ये जो क्लियरेंस है जो पहले था उससे कम हो जाता है। क्लियरेंस क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, अब जितना मैं अभी कैंट बढ़ाऊं, अब मैंने कैंट समझो हमारा और कैंट बढ़ गया। कैंट और बढ़ गया तो क्या होगा, तो हमको स्लीपर को उठाना है, एक्चुअली हमको रेल को उठाना है, लेकिन रेल को उठाने के लिए हम स्लीपर को उठाते हैं तो ये बढ़ जाती है, स्लीपर के साथ में रेल भी उठ जाती है। तो यहाँ पर अब ये फर्दर अगर मैं बात करूं तो मेरा जो है व्हीकल वो और स्वे होगा। मैं ऊपर के तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहीं की बात कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, फर्दर अब ये डिस्टेंस और रिड्यूस होता चला जा रहा है जितना कैंट आप बढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या कह रहा है हमारा मैनुअल, मैनुअली हमें कह रहा है कि दिस विल रिक्वायर सर्वे ऑफ ईच कर्व इंक्लूडिंग फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, जैसे यहाँ कोई बिल्डिंग है, and thereafter realignment should be undertaken keeping all the constraints in view। तो ये सारे क्लियरेंस, अगर कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो उसको मूव कर सकते हैं तो मूव कर देंगे, फिक्स स्ट्रक्चर है तो वो हिसाब से हम लोग देखेंगे कितना कैंट वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी बात आ रही कैंट डेफिशिएंसी की। विद द कैंट डेफिशिएंसी ऑफ 150 mm मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन वन, यहाँ उन्होंने कैलकुलेशन से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ये जो लास्ट के जो लाइंस है ना, ये कुछ एग्जांपल्स है, ये कुछ एग्जांपल्स है, वो उसको छोड़ते हैं हम लोग थोड़ा टाइम के लिए। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे यहाँ पे कैंट एक्सेस था, कैंट डेफिशिएंसी, अगर मैंने अगर पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से तो जो है एक्सप्रेस ट्रेन को जो है डेफिशिएंसी फील होगी, है कि नहीं। तो ये वो एक चीज है। यहाँ पर वो कह रहा है कि कैन डेफिशिएंसी अगर 150 mm तक अगर हम लोग रखते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्या कह रहा है कि अगर हम 150 mm का कैन डेफिशिएंसी सीडी रखते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे ट्रैक गाड़ी को चाहिए कैन 150 का, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 150 का कैन चाहिए, एंड से प्रोवाइडेड कैन अकॉर्डिंग टू पैसेंजर ट्रेन, और समझो उसको चाहिए 120 mm, 120 mm। अब क्या है पे कैन डेफिशिएंसी आ जाएगी, सी डी व्हाट इज इट, 150 माइनस 120। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर से 30 mm। यहाँ तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया। यहाँ पे मैनुअल हमारा क्या कह रहा है, मैनुअल कह रहा है कि
150 mm कैन डेफिशिएंसी रखते हुए 150 mm कैन डेफिशिएंसी रखते हुए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन 1.3 डिग्री कर्व, अगर कर्व 1.3 डिग्री का है तो 150 mm कैन डेफिशिएंसी रखते हुए 160 पे गाड़ी पास की जा सकती है, और कैन डेफिशिएंसी 150 रखते हुए 2.2 डिग्री कर्व पे 130 km पे जो गाड़ी पास की जा सकती है, अगर हमने कैन प्रोवाइड किया है कितना 185 mm। इसमें क्या कैलकुलेशन उन्होंने पकड़ के रखा, करस्पॉन्डिंग टू गुड्स ट्रेन स्पीड ऑफ 65 kmph, 65 kmph स्पीड के हिसाब से। तो ये जो है दोस्तों, आधा इसमें हमने देखा कि पैरा 201 हमने पढ़ लिया रूट क्लासिफिकेशन के बारे में, और दूसरा जो है पैरा 202 ट्रैक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो है हमारा ग्रुप बी और ग्रुप ए रूट के लिए हमारे मैनुअल में एक हमको गाइडलाइन के तौर पर दिया हुआ है, तो ये हमने देख लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो दोस्तों, तो दूसरे लोगों तक भी इसको पास ऑन कीजिए। थैंक यू।